हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास है इंटीग्रल की जो सीरीज हमारी चल रही है उसको कंटिन्यू करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं। दो एक्सरसाइज इसमें है एप्लीकेशन बेस्ड, एक 7.13 एक 7.14। तो इन दोनों एक्सरसाइज को हम आज की वीडियो में दोनों नहीं करेंगे, आज की वीडियो में एक एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें कि 7.13 में क्या दिया। अब यहाँ पर क्या दिया है क्या नहीं दिया है ये बताने से पहले मैं आपको लेके जाना चाहूंगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। जब हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ा था वहां पर हमने मार्जिनल फंक्शन पढ़े थे। अगर आपको ध्यान हो कि मार्जिनल फंक्शन क्या होता है, जब भी हम मार्जिनल रेवेन्यू निकालते हैं या मार्जिनल कॉस्ट निकालते हैं तो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या था हमारे पास। अगर हम मार्जिनल कॉस्ट निकालना चाह रहे हैं तो हम करते थे डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट फंक्शन। ठीक है, जो भी कॉस्ट फंक्शन दिया था उसका हम डेरिवेटिव करते थे। ऐसे अगर हम मार्जिनल रेवेन्यू निकालते थे तो हम डेरिवेटिव करते थे रेवेन्यू फंक्शन का। तो इस तरीके से आप मार्जिनल रेवेन्यू या मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन निकाल सकते थे। अब आपको क्या करना है, इसका उल्टा करना है। अब आपको मार्जिनल रेवेन्यू दे रखा होगा, मार्जिनल कॉस्ट दे रखा होगा, उससे जो आपको कॉस्ट फंक्शन होगा या रेवेन्यू फंक्शन होगा वो फाइंड करना है। अब जब उल्टा करना है तो डेरिवेटिव का उल्टा हम कर ही रहे हैं ना ऑलरेडी। डेरिवेटिव का उल्टा ही तो इंटीग्रेशन होता है। तो आपको क्या करना है, इसको इंटीग्रेट कर देना है। आप इंटीग्रेट करेंगे, आप मैं यहाँ दोनों साइड अगर इंटीग्रेट कर दूं, इधर मैंने इंटीग्रेट किया मार्जिनल कॉस्ट, इधर मैंने इंटीग्रेट किया dy/dx ऑफ c। ठीक है, इसको हम विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि x यहाँ पर नंबर ऑफ कॉमोडिटी हम लेते हैं। तो यहाँ पर अभी हमें पता है कि जब इंटीग्रल और डेरिवेटिव दोनों होते हैं तो दोनों आपस में क्या होते हैं, दोनों आपस में लड़ मरते हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे के एंटी है, दोनों एक दूसरे के साथ रहना पसंद ही नहीं कर सकते, तो वो दोनों के दोनों ही खत्म हो जाते हैं, कोई एक नहीं दोनों ही खत्म हो जाते हैं। तो इंटीग्रल और डेरिवेटिव दोनों खलास। तो बचा क्या आपके पास, यहाँ पर बच गया c मतलब कॉस्ट फंक्शन, और इधर क्या आ गया आपके पास मार्जिनल कॉस्ट का इंटीग्रेशन। तो यानी यहाँ से हमारे पास फार्मूला बन गया। अगर आपको मार्जिनल कॉस्ट दी हुई है तो उसका इंटीग्रेशन करने के लिए आपको उसका कॉस्ट फंक्शन निकालने के लिए आपको मार्जिनल कॉस्ट का इंटीग्रेशन करना है। अब सेम यही प्रोसेस आप यहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ से आपके पास जो रेवेन्यू फंक्शन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू। तो ये आपके पास दूसरा फार्मूला बन गया। बस इन्हीं दोनों फार्मूला का हम यूज करेंगे। बाकी जो कॉस्ट फंक्शन रेवेन्यू फंक्शन से रिलेटेड और जो बाकी टर्म्स है, अगर एवरेज वगैरह निकालनी है तो वो हम निकालना जानते हैं, तो उसको हम निकाल सकते हैं आराम से। तो हम एक्सरसाइज पर चलते हैं जहाँ से आपको ये समझ में आएगी क्वेश्चन किस तरह से आपको डील करने हैं। तो एक्सरसाइज निकालते हैं अभी 7.13। तो ये आ गया हमारे पास एक्सरसाइज 7.13। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी इज दिस। मार्जिनल कॉस्ट आपको दे रखी है 30 + 2x। तो हमने यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट है ये, तो मार्जिनल कॉस्ट हमने लिखी 30 + 2x। It is known that the fixed cost is ₹200। फिक्स कॉस्ट आपको दे रखी है ₹200। अब कहता है ये फाइंड द टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट जैसा अभी अभी हमने सीखा फार्मूला से कि टोटल कॉस्ट अगर आपको निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो मार्जिनल कॉस्ट है उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो मार्जिनल कॉस्ट को हमने इंटीग्रेट करा, ये आ गया 30 प्लस में 2x। इसको इंटीग्रेट करा हमने तो ये आ गया आपके पास 30x प्लस 2x² 2। इससे ये कैंसिल कर दिया और यहाँ पर आ गया फिर प्लस में c। तो जो कॉस्ट फंक्शन है इन टर्म ऑफ x हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आ गया आपके पास 30x प्लस में x² प्लस में c। अब यहाँ पर क्या कहता है, यहाँ कहता है कि भाई जो फिक्स कॉस्ट है वो है 200। तो यहाँ पर फिक्स कॉस्ट क्या बनेगी, फिक्स कॉस्ट जब भी आप निकालोगे तो आपको जो भी फिक्स कॉस्ट दे रखी होगी, ठीक है, उसके हिसाब से फिक्स कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट कुछ ना कुछ आपको दे रखा होगा। वो किस लिए दे रखा होगा, c की वैल्यू निकालने के लिए। अब जब आपको फिक्स कॉस्ट दे रखी है तो इसका मतलब आप वहां पर कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, डजंट मैटर, वो फिक्स कॉस्ट तो आपको लगानी ही पड़ेगी, फिक्स कॉस्ट तो आपको देनी ही पड़ेगी। अगर आपने कहीं रेंट पे लिया हुआ है तो रेंट तो आपको देना ही पड़ेगा। तो अगर ये कहता है कि भाई फिक्स कॉस्ट, अगर मैं कहता हूँ कि x जो है वो 0 है, आप कुछ भी काम नहीं कर रहे हो, लेकिन जो फिक्स कॉस्ट है वो तो आपको देनी पड़ेगी ना। तो जो फिक्स कॉस्ट होगी यहाँ पर बन जाएगी, फिक्स कॉस्ट आपकी यहाँ पर बन जाएगी टोटल कॉस्ट, क्योंकि आपकी प्रोडक्शन तो कर नहीं रहे। तो जो फिक्स कॉस्ट बनेगी वही वहां पर टोटल कॉस्ट होगी। तो टोटल कॉस्ट कितनी है हमारे, फिक्स कॉस्ट कितनी है हमारे पास 200। अब ये दोनों वैल्यूज आप यहाँ पर डालेंगे तो कॉस्ट की जगह आप यहाँ पर डालेंगे 200
एक्स की जगह 0 डालेंगे तो ये भी 0, ये भी 0, प्लस में सी, यानी सी की वैल्यू मिल गई आपको 200। अब ये सी की वैल्यू जो 200 आई है, इस 200 को आप पुट करेंगे यहाँ पर कॉस्ट फंक्शन में। तो कॉस्ट फंक्शन आ गया आपका 30x प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में सी की जगह आ गया आपके पास 200। अब सेकंड पार्ट में कहता है कि द कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग आउटपुट फ्रॉम 100 टू 200 यूनिट। अगर आप प्रोडक्शन जो अपना 100 से 200 यूनिट करना चाहते हो तो उस केस में जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी पड़ेगी। तो वहां पर भी आपको क्या करना है, ये सेम काम करना है, बस यहाँ पर लिमिट आपको लगा देनी है, मार्जिनल कॉस्ट ही निकालनी है, लेकिन यहाँ पर लिमिट लगा दिया आपने कि 100 से अगर 200 यूनिट जाएंगे तो उस पर आपकी कॉस्ट कितनी पड़ेगी। तो मार्जिनल कॉस्ट कितनी थी, 30 प्लस में 2x। अब इसको अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेट हमने कर ही रखा है, इंटीग्रेट करके हमारे पास, क्योंकि वहां पर डेफिनेट इंटीग्रल है तो सी आपको यूज नहीं करना, ओनली 30x प्लस में एक्स स्क्वायर, 30x प्लस में एक्स स्क्वायर, और लिमिट आ गई इसकी 100 टू 200। तो पहले आप यहाँ 200 पुट करोगे, 2 3 6, 6000, यहाँ पुट करेंगे आ जाएगा 40,000, माइनस साइन 100 यहाँ पुट करेंगे 3000, और यहाँ आ जाएगा 10,000। तो देखिए 40,000, 6,000, 46 तो ये हो गया, 46 में से 10 यहाँ पर आप माइनस कर दोगे तो कितना आ गया 36, 36 में से 3 माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 33। तो जो कॉस्ट है वो आ जाएगी 33,000 रुपीज। ये तो हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। उसके बाद नेक्स्ट अगर क्वेश्चन पे चलते हैं हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है आपसे, नेक्स्ट में कहता है कि द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग x यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट इज गिवन बाय दिस। मार्जिनल कॉस्ट यहाँ भी दे रखी है, इफ द फिक्स कॉस्ट इज ₹1250, फाइंड द टोटल कॉस्ट एंड द एवरेज कॉस्ट। तो सेम कंसेप्ट आपको यूज करना है, मार्जिनल कॉस्ट आपको दे रखी है, कॉस्ट फंक्शन आपको निकालना है, तो आपको इंटीग्रेट कर देना है मार्जिनल कॉस्ट का। तो मार्जिनल कॉस्ट आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 150x प्लस 750, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 150x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 750x। तो ये आ गया आपके पास एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 75x स्क्वायर प्लस 750x। ये बन गया आपके पास कॉस्ट फंक्शन, प्लस में सी और रह गया, वो और लगाना भूलना नहीं है अभी, क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रल है ये। अब यहाँ पर भी आपको फिक्स कॉस्ट दे रखी है ₹1250, तो फिर आप वही कंसेप्ट यूज करो, अगर आप कुछ भी काम नहीं कर रहे हो तो फिक्स कॉस्ट तो आपको देनी ही पड़ेगी। यानी अगर x आपका 0 है तो आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो फिक्स कॉस्ट के बराबर ही आएगी, और फिक्स कॉस्ट हमारी है 1250। तो टोटल कॉस्ट की जगह आप रखेंगे 1250, यहाँ पर ये पुट करेंगे 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, यहाँ पर बचेगा सी। तो सी की वैल्यू आ गई 1250। तो कॉस्ट फंक्शन हमारा क्या बन गया, कॉस्ट फंक्शन आ गया एक्स क्यूब अपॉन 3 75x स्क्वायर प्लस 750x प्लस 1250। तो ये तो आ गया आपके पास टोटल कॉस्ट फंक्शन। उसके बाद आपको निकालना है यहाँ पर एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट क्या थी, एवरेज कॉस्ट होती है अगर हम कॉस्ट फंक्शन को x से डिवाइड कर दें तो क्या निकलती है, एवरेज कॉस्ट निकलती है ना। तो ये जितनी भी टर्म आ रही है सबको x से डिवाइड कर दो, आ गया आंसर। तो ये आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन 3 75x प्लस 750 प्लस 1250 अपॉन x। तो ये आ गया आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। अगर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें, इसको चेक कर लेते हैं एक बार। इसको अगर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी आपको मार्जिनल कॉस्ट दी हुई है, ठीक है। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट इज ₹7। अब यहाँ पर कह रहा है कि अगर आप 1 यूनिट प्रोड्यूस करते हो तो जो कॉस्ट है वो ₹7 है, उसके हिसाब से कॉस्ट फंक्शन बनाना है। तो यहाँ पर फिक्स कॉस्ट नहीं दी हुई है, यहाँ पर 1 यूनिट के हिसाब से टोटल कॉस्ट दी हुई है। तो सबसे पहला काम तो वही करना है आपको, जो CX निकालना है, उसके लिए जो मार्जिनल कॉस्ट है उसको इंटीग्रेट करना है। तो मार्जिनल कॉस्ट आपके पास है 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3, इसको करना है इंटीग्रेट। तो ये बनेगा आपके पास 3x क्यूब अपॉन 3 माइनस 10x स्क्वायर बाई 2
प्लस 3x प्लस में c। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर आप 1 यूनिट का प्रोडक्शन करते हो, 1 यूनिट का प्रोडक्शन मतलब x की वैल्यू अगर 1 है तो जो कॉस्ट है उसकी वो पड़ती है 7 रुपीज। तो यहाँ पर कॉस्ट की जगह आपको 7 पुट कर देना है, x की जगह 1 पुट करना है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। x की जगह 1 पुट किया प्लस में c। तो यहाँ पर देखो 1 प्लस में 3 4 हो गया, 4 माइनस 5 माइनस 1 हो गया, -1 को इधर लेकर आओगे तो c की वैल्यू बन जाएगी 8। तो c आपके पास 8 आ गया। c का मतलब जो ये वाली वैल्यू थी आपकी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आ गया 8। तो जो कॉस्ट फंक्शन है वो क्या बनेगा, कॉस्ट फंक्शन आ गया x³ माइनस 5x² प्लस 3x प्लस में c की जगह आ गया आपके पास 8। और कुछ तो नहीं पूछता यहाँ पर, हाँ एवरेज कॉस्ट भी पूछ रहा है। तो एवरेज कॉस्ट भी निकाल दो, जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाला था। एवरेज कॉस्ट के लिए इसको x से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगी हमारी एवरेज कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 में कहता है कि डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग आउटपुट फ्रॉम 100 to 200 यूनिट इफ द मार्जिनल कॉस्ट इज गिवन बाय दिस। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था ना, फर्स्ट क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट किया था, ये बिल्कुल उसी की तरह कि आप 100 से 200 यूनिट का प्रोडक्शन करना चाहते हो तो मार्जिनल कॉस्ट उसमें कितनी पड़ेगी। तो आप सीधा क्या करो, कॉस्ट फंक्शन आपको निकालना है, कॉस्ट फंक्शन निकालना है क्योंकि यहाँ पर लिमिट आपको दे रखी है 100 से 200, तो इसका आप डेफिनेट इंटीग्रल निकाल दो मार्जिनल कॉस्ट का। तो मार्जिनल कॉस्ट आपके पास कितनी आई है, मार्जिनल कॉस्ट है 0.03003 x² माइनस 0.01 x प्लस 2.5। इसको आप इंटीग्रेट कर लो। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.003 x³ अपॉन 3 माइनस 0.01 x² अपॉन 2 प्लस 2.5x। लिमिट आ गई आपके पास 100 से 200। इधर से ये कैंसिल करेंगे हम तो ये बन गया आपके पास 0.001 x³ माइनस, इसको आप कैंसिल करोगे तो 0.005 आ जाएगा प्लस 2.5x। लिमिट आ गई 200 से 100। अब ये बस, तो यहाँ पर अपर लिमिट पुट करते हैं 200। अगर हम यहाँ पर पुट करेंगे तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8, उसके बाद 6 जीरो आएंगी और यहाँ डेसिमल के बाद हमें 2 जीरो चाहिए, तो ये बन जाएगा 3 जीरो चाहिए एक्चुअली, तो ये बन जाएगा आपके पास 8000 माइनस यहाँ पर इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करके आपके पास 200 का स्क्वायर करोगे 400 के बाद फिर 2 जीरो और आएंगी, फिर इसको 2 से कैंसिल करेंगे और सारा कुछ सॉल्व करके ये बन जाएगा आपके पास 200। और अगर वैल्यू आप यहाँ पर पुट करोगे तो इससे वैल्यू बनती है आपकी 500। फिर माइनस का साइन, अब 100 यहाँ पर पुट करेंगे तो 100 पुट करने पर आ जाएगा 1000, माइनस यहाँ पर पुट करेंगे तो आ जाएगा ये 50 और इधर पुट करेंगे तो आ जाएगा 250। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, 8000 और 300 ये दोनों हो गया, यानी 8300 हो गया, और यहाँ से 200 और 1000 यानी ये आ गया 1200। तो माइनस करोगे आपके पास आ जाएगा ₹7100। ये आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो 5 में आपको क्या दिया हुआ है, 5 के अंदर भी आपको मार्जिनल कॉस्ट दे रखी है, बस फंक्शन है वो थोड़ा सा रूट में दे दिया है, बाकी तो सब कुछ वही है। फिक्स कॉस्ट आपको ये दे दी है, फाइंड द टोटल कॉस्ट फंक्शन एंड द एवरेज कॉस्ट फंक्शन ऑफ प्रोड्यूसिंग 72 यूनिट। तो आप यहाँ पर पहले निकाल लो, कॉस्ट फंक्शन निकाल लो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो मार्जिनल कॉस्ट है उसको इंटीग्रेट करना है। अब इंटीग्रेशन आपको अच्छी तरह से आना चाहिए क्योंकि इसका इंटीग्रेशन मैं अब यहाँ डायरेक्ट ही कर रहा हूँ। जैसे हम 1/√x का इंटीग्रेट करते हैं, हम वही वाला तरीका यहाँ पर लगाएंगे। तो 500 तो कांस्टेंट है, 1/2√x का इंटीग्रेशन होता है 2 और फिर रूट के अंदर x मतलब ये पूरा का पूरा। और यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है वो आपको 2 दे रखा है, तो 2 से कर देंगे इसको डिवाइड, ठीक है। ये आ जाएगा प्लस में c, इससे ये हो गया कैंसिल। तो आपके पास ये बन गया 500 √2x + 25
प्लस सी। ये बन गया हमारे पास कॉस्ट फंक्शन। अभी कहता है कि जो फिक्स कॉस्ट है वो 2500 है, तो फिक्स कॉस्ट जब भी दे देगा कॉस्ट वाले क्वेश्चंस में, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको x0 दिया हुआ है तो जो टोटल कॉस्ट है वो फिक्स कॉस्ट के बराबर है, यानी 2500 है। तो टोटल कॉस्ट की जगह आप 2500 पुट करो और यहाँ पर x की जगह आप 0 पुट करोगे, तो 0 प्लस 25 रूट के अंदर आ जाएगा, यानी ये बन जाएगा 5 को इससे आप मल्टीप्लाई करोगे 2500 हो जाएगा। 2500 इधर भी है, 2500 से माइनस करोगे, c की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो जो कॉस्ट फंक्शन है ये बन गया यहाँ पर 500 इंटू में 2x प्लस 25। अब ये तो बन गया आपके पास इसका कॉस्ट फंक्शन। अब कॉस्ट फंक्शन बनाने के बाद आपको यहाँ पर फाइंड करना था कि इसकी एवरेज कॉस्ट निकालनी है अगर 72 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं। तो पहले एवरेज कॉस्ट निकाल लो। तो एवरेज कॉस्ट होती है कॉस्ट फंक्शन को आप x से डिवाइड करेंगे, तो 500 अपॉन में x, ये तो सारी एक ही टर्म है ना, ये मल्टीप्लाई के अंदर सारी एक ही टर्म है, तो आपने एक बार बस x से डिवाइड करना है और x की जगह क्या करना है आपको 72 यूनिट पुट करना है। तो एट x इक्वल्स टू 72, तो एवरेज कॉस्ट क्या बनेगी 500 इंटू में 72 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 144 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 72। ये आ जाएगा प्लस करने के बाद 169, और 169 का स्क्वायर रूट होता है 13। अब इसको आप कैंसिल करो, जितना काट पीट सकते हो उतना काटो, और काटने के बाद आपके पास जो वैल्यू आ रही है ये आ जाएगी 1625 अपॉन 18। ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको डेसिमल में निकालने की कोई नीड है नहीं, आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं, निकालना चाहते हैं निकाल सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो 6 में कहता है मार्जिनल कॉस्ट आपको दी हुई 3e की पावर 0.3x प्लस 5, और फिक्स कॉस्ट यहाँ भी दे रखी है, कॉस्ट फंक्शन निकालना है और फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 10 यूनिट। तो सेम सही क्वेश्चन है ऑलमोस्ट। तो आप यहाँ पर निकालेंगे कॉस्ट फंक्शन, उसके लिए इंटीग्रेट करेंगे। बस जो इंटीग्रेशन वाला जो पार्ट है ना वो अलग अलग दे रखा है, बाकी तो सब में एक ही बात हो रहा है। तो इंटीग्रेशन अगर आपको अच्छे से आता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो e की पावर 0.3x का इंटीग्रेशन ये आ गया, डिवाइडेड बाय 0.3 हो जाएगा और 5 का हो जाएगा 5x। इससे हम इसको कैंसिल करेंगे तो 0.1 पॉइंट हटाएंगे तो 10 ऊपर आ जाएगा, यानी आ जाएगा 10 e की पावर 0.3x प्लस में 5x प्लस c। ये बन गया आपका कॉस्ट फंक्शन। अब वही कह रहा है कि जो फिक्स कॉस्ट है वो ₹6050 है। अगर x की वैल्यू हम 0 लेंगे तो फिक्स कॉस्ट यानी जो टोटल कॉस्ट बन जाएगी कितनी 6050। तो यहाँ पर आप पुट करेंगे 6050, इधर आ जाएगा 10 इंटू में e की पावर 0, ये तो 0 ही हो जाएगा, e की पावर 0 होता है 1, तो इस 10 को इधर ला के आप माइनस करोगे तो आ जाएगा 6050 माइनस 10 इक्वल्स टू c। तो c की वैल्यू मिल गई हमें 6040। तो इसका मतलब जो कॉस्ट फंक्शन है ये बन गया आपके पास 10 इंटू में e की पावर 0.3x प्लस 5x प्लस c की जगह 6040। अभी कहता है कि कॉस्ट फंक्शन आपको बतानी है इफ द प्रोडक्शन इज 10 यूनिट। तो यहाँ क्या करना है आपको x की जगह पर 10 पुट कर देना है। तो यहाँ पुट करेंगे तो ये 0.3 का 3 रह जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद, 10 5 50 प्लस 6040। तो इसको तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, e की पावर 3 की वैल्यू कुछ पुट करने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन में दे रखी है तो कर देना, और ये आ जाएगा 6090। ये आपके पास टोटल कॉस्ट फंक्शन आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि मार्जिनल रेवेन्यू। अब यहाँ पर कॉस्ट से हटके अब रेवेन्यू पर आ गया कम से कम, तो 3-4 क्वेश्चन आगे रेवेन्यू के हैं। तो मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन ऑफ ए कमोडिटी इज दिस, फाइंड द रेवेन्यू फंक्शन। तो सेम कंसेप्ट ही यूज करना है आपको, रेवेन्यू फंक्शन निकालना है तो आपको इंटीग्रेट करना है मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू आपको दे रखी 9 प्लस 6x स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करना है। तो ये किया आपने 9x प्लस में 6x क्यूब अपॉन 3,
इसको कैंसिल करने के बाद आपके पास जो रेवेन्यू फंक्शन है ये आ गया 9x प्लस में 2x क्यूब प्लस सी। अब आगे कहता है कि फाइंड द रेवेन्यू फंक्शन, फाइंड कर लिया। आल्सो फाइंड द रेवेन्यू फंक्शन ऑन ऑब्टेनिंग 5 यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट। अब आगे बढ़ने से पहले सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। पिछले जो कॉस्ट वाले क्वेश्चन थे ना उसमें सभी में आपको ये बताया हुआ था कि फिक्स कॉस्ट इतनी है या इतनी यूनिट बना रहे हो तो कॉस्ट इतनी है। अगर रेवेन्यू वाले क्वेश्चन में ऐसी चीज नहीं बताता तो इसका मतलब होगा कि आपको एक्स को रखना है 0 और रेवेन्यू को भी रखना है 0। अब क्यों रखना है रेवेन्यू को 0, कैसे पता चलेगा? तो सीधी सी बात है, अगर आप कुछ सेल ही नहीं करोगे तो रेवेन्यू जनरेट कहाँ से होगा? अगर एक्स आपका 0 है, मार्केट में आपका कोई प्रोडक्ट बिका ही नहीं है तो रेवेन्यू तो हो नहीं सकता ना। लेकिन फिक्स कॉस्ट में तो ये था कि भाई आप कुछ काम करो या ना करो आपको फिक्स कॉस्ट तो देनी पड़ेगी। तो इसलिए अगर यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ तो सी की वैल्यू निकालने के लिए हमेशा आप इसका यूज करोगे। अगर आप यहाँ पर 0 पुट करोगे तो ये भी 0, ये भी 0 और सी की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, वो अलग बात है। तो रेवेन्यू फंक्शन बन जाएगा आपका 9x प्लस में 2x क्यूब। ठीक है, ये आपके पास सी की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये आपका रेवेन्यू फंक्शन बन गया। बस इतना ही हमसे पूछा गया है। हाँ, अब कहता है कि भाई 5 यूनिट का अगर हम सेल करते हैं तो क्या होगा? तो x की जगह पर आप 5 पुट कर देंगे। 9 इंटू में 5 प्लस 2 इंटू में 5 का क्यूब। तो 9 5 हो गया 45, 5 का क्यूब आ गया 125 को 2 से करेंगे 250, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 295। तो ये आपके पास टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9th में कहता है द मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन ऑफ ए कमोडिटी इज दिस। यहाँ भी आपको मार्जिनल रेवेन्यू दे दिया। फाइंड द रेवेन्यू फंक्शन, फिर रेवेन्यू फंक्शन निकालना है, उसके बाद आपको उसका डिमांड फंक्शन भी बताना है। तो पहले जब रेवेन्यू फंक्शन आप निकालेंगे तो आपको करना क्या है, वही काम करना है जो अभी तक हम करते आ रहे हैं। रेवेन्यू फंक्शन निकालने के लिए आपको मार्जिनल रेवेन्यू को इंटीग्रेट करना है और मार्जिनल रेवेन्यू आपके पास आ गया 15 प्लस 4x माइनस 3x स्क्वायर। इसको करना है आपको इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेशन करने के बाद आ गया 15x 4x स्क्वायर बाई 2 माइनस 3x क्यूब बाई 3 प्लस में c। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। तो जो रेवेन्यू फंक्शन है ये बन गया 15x प्लस 2x स्क्वायर माइनस x क्यूब प्लस c। ये आपका रेवेन्यू फंक्शन आ गया। अब यहाँ पर फिर देखो आपको रेवेन्यू के लिए आगे कुछ नहीं दे रखा भाई कितनी यूनिट बेचेंगे तो कितना सेल होगा। तो इसका मतलब अगर हम कुछ भी यूनिट नहीं बेचेंगे तो कोई भी रेवेन्यू आपको जनरेट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, सब जगह 0, तो सी की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। तो रेवेन्यू फंक्शन बन जाएगा आपका 15x प्लस 2x स्क्वायर माइनस x क्यूब प्लस में 0। ठीक है, उसको लिखो या मत लिखो। तो ये आ गया आपके पास रेवेन्यू फंक्शन। अब ये कह रहा है कि डिमांड फंक्शन भी बताना है। तो रेवेन्यू फंक्शन जब हम निकालते थे डिमांड फंक्शन की हेल्प से तो हम कैसे लिखते थे? रेवेन्यू फंक्शन को हम लिखते थे p इंटू में x। p का मतलब यहाँ पर डिमांड फंक्शन है, तो p की वैल्यू हम निकालेंगे तो आ जाएगा rx बाई एक्स। मतलब रेवेन्यू को आपको x से डिवाइड कर देना है। तो इसको आपको x से डिवाइड करना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा 15 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ जाएगा रेवेन्यू फंक्शन के लिए क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू आपको ये दे रखा है, फाइंड द रेवेन्यू फंक्शन। तो रेवेन्यू फंक्शन मतलब इसको करना है आपको इंटीग्रेट। क्या फंक्शन है आपके पास? ये माइनस यहाँ पर लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, देख लेते हैं एक बार। दोनों मिक्स हो रही है वैल्यू। माइनस नहीं है आगे, 7 के आगे यहाँ पर ये कोई माइनस नहीं है, इक्वल्स 2 का होगा यहाँ पर। ठीक है, ये हो जाएगा 7 माइनस 6 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो इसको करना है आपको इंटीग्रेट। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 7 का 7x हो जाएगा माइनस 6, ये तो कांस्टेंट हो गया। अब आपको इंटीग्रेट करना है किसका? 1 अपॉन एक्स प्लस 2 के होल स्क्वायर का। तो इसको जैसे हम 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते हैं माइनस 1 अपॉन एक्स, वैसे ही करना है। तो ये माइनस 1 अपॉन एक्स के बराबर आ जाएगा, यानी माइनस 1 अपॉन एक्स की जगह यहाँ पर x प्लस 2 है प्लस में c। तो ये बन गया आपके पास 7x माइनस माइनस प्लस 6 अपॉन में x प्लस 2 प्लस c। ये रेवेन्यू फंक्शन आ गया। अब कहता है कि फाइंड द रेवेन्यू ऑब्टेन्ड ऑन सेलिंग 4 यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट। अगर आप 4 यूनिट का प्रोडक्शन करते हो
तो आपको रेवेन्यू कितना मिलेगा। लेकिन उससे पहले आपको सी की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी। तो उसके लिए फिर आप वैसे ही लेके चलो, अगर एक्स 0 है तो रेवेन्यू भी 0 है। तो यहाँ पर 0 पुट किया, ये 0 हो गया। यहाँ पर करेंगे 6 अपॉन में 0 + 2 2 आ गया। तो सी की वैल्यू आपको मिल गई। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी -3। अब सी की वैल्यू अगर -3 है तो इसका मतलब रेवेन्यू फंक्शन क्या बनेगा। रेवेन्यू फंक्शन आ गया आपके पास 7x + 6 अपॉन में x + 2 -3। तो ये तो बन गया हमारे पास रेवेन्यू। अब उसके बाद ये कहता है कि अगर 4 यूनिट का प्रोडक्शन करते हो तो रेवेन्यू कितना है, यानी x की जगह आपको पुट करना है 4। तो यहाँ पर 7 4 से 28, ये 6 आएगा, 6 से 6 को काट देंगे, 1 - 3, तो 29 - 3 कितना हो गया 26। तो ये आपका रेवेन्यू होगा 26 रुपीज़। ठीक है, यूनिट में रुपीज़ और लगा देना है लास्ट में जाए जो भी क्वेश्चन आप करोगे रेवेन्यू या कॉस्ट के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इसमें आपको जो मार्जिनल फंक्शन है वो दे रखा है, मार्जिनल रेवेन्यू दे रखा है। तो आपसे पूछ रहा है कि रेवेन्यू ऑब्टेन्ड ऑन सेलिंग 10 यूनिट ऑफ ए कमोडिटी इज़ ₹200 ई। अब यहाँ पर उसने रेवेन्यू आपको दिया है कि अगर आप 10 यूनिट सेल करते हो तो आपको इतना रेवेन्यू जनरेट होगा। तो अब यहाँ पर इसकी हेल्प से आपको सी निकालना है। तो पहले तो रेवेन्यू निकालते हैं। रेवेन्यू के लिए इसको इंटीग्रेट करते हैं। फंक्शन है 20 e⁻x/10 1 + x/10। ठीक है, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ पर जो ये x/10 आ रहा है e की पावर में, इसको आप पहले t पुट करके सिंपल करो। इसको अगर हम t पुट करते हैं, इसका डेरिवेटिव आ गया 1/10 dx = dt। तो dx की वैल्यू बनेगी 10 × में dt। तो यहाँ पर ये क्या बना 200 e⁻t 1 + t और dx की जगह आ जाएगा 10 dt। इस 10 को आप बाहर लेके जाओ तो ये बनेगा 200, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गए e⁻t और 1 + t। ये हमारा क्वेश्चन बन गया। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा पार्शियल बाय पार्ट्स। तो बाय पार्ट्स के अकॉर्डिंग जब हम LAE देखते हैं तो अलजेब्रा पहले आता है, एक्सपोनेंशियल बाद में। तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। तो जो फर्स्ट फंक्शन है वो हम एज इट इज़ रखेंगे, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव करेंगे और सेकंड वाले का इंटीग्रेशन करेंगे, और फिर जो भी आएगा हमारे पास उसका फिर से एक बार और इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये तो हो गया 1 + t e⁻t ही रहेगा इंटीग्रेशन करने पर। इसका डेरिवेटिव करोगे आप 1 आ जाएगा, तो 1 का 0 हो जाएगा, t का 1 आ जाएगा। इधर से e⁻t का इंटीग्रेशन e⁻t, मतलब यही बचेगा। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये e⁻t आएगा। तो आपके पास इंटीग्रेशन आ गया 200 1 + t e⁻t - e⁻t + c। अब यहाँ पर e⁻t को आप पहले तो कॉमन निकाल लो। तो e⁻t कॉमन निकाला तो यहाँ बचा 1 + t - e⁻−1। तो e⁻t कॉमन निकाल दिया तो आपके पास 1 बचेगा यहाँ पर। इस 1 से 1 कैंसिल, और t की जगह आप वैल्यू पुट करेंगे तो जो रेवेन्यू फंक्शन है ये आ गया आपके पास 200 x। t की जगह वैल्यू पुट कर देंगे x/10 इनटू में यहाँ पर बचेगा t की जगह वही x/10 प्लस में c। अभी c की वैल्यू निकालने के लिए अभी तक के क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि बस रेवेन्यू कुछ नहीं दे रहा था, उसके बारे में आपको बस रेवेन्यू सीधा फाइंड करना था। अब ये कह रहा है कि अगर आप 10 यूनिट सेल करते हो तो आपको इतना रेवेन्यू मिलता है। तो यानी x की वैल्यू अगर हम रखते हैं, x की वैल्यू 10 रखते हैं, तो जो रेवेन्यू है ये 200 e के बराबर है। और यहाँ पर rx की जगह हम 200 e पुट करेंगे तो ये हो गया 200 e, इधर से आ गया 200 और e⁻10/10 मतलब 200 e हो गया। इधर भी रखेंगे 10/10 प्लस में c, 10/10 ये भी 1 हो गया,
तो 1 इंटू में दिस यही आ जाएगा। तो 200e इक्वल्स टू 200e प्लस में c, इससे ये हो गया कैंसिल, c की वैल्यू मिल गई आपको 0। इस वैल्यू को आप यहाँ पर पुट करो तो जो रेवेन्यू फंक्शन है ये आ जाएगा 200 e की पावर x बाई 10 c की वैल्यू 0 है, बस यही आपका आंसर आ जाएगा। 200 e की पावर x बाई 10 इंटू में x बाई 10, बस ये 10 आप ये कर सकते हो, ये इस 10 को इससे कैंसिल कर सकते हो। तो बुक के अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा 220x इंटू में e की पावर x बाई 10। ठीक है, ये बुक के आंसर से हमारा मैच हो जाएगा बिल्कुल। अब इसी के साथ ये जो एक्सरसाइज है वो हम फिनिश करते हैं। आई होप आपको ये समझ में एक्सरसाइज आई होगी सही से। और अगली एक्सरसाइज हम 7.14, उसके लिए आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, वो एक्सरसाइज आपको कल ही मिल जाएगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।